हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो हमारा एनसीईआरटी का 11th क्लास का जो हिंदी का क्लास चल रहा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है, अब हम चैप्टर 2 पर आ गए हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर 2 है उसका नाम है मियां नसरुद्दीन। ठीक है, और उसके जो लेखिका हैं वो कृष्णा सोबती हैं। तो सबसे पहले हम जो लेखिका है उनका एक छोटा सा परिचय दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। ये कृष्णा सोबती जी हैं। ठीक है, तो इनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात के अंदर, ठीक है, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान, मतलब जब भारत पाकिस्तान मतलब अलग नहीं हुए थे तो उस टाइम का जो गुजरात था, ठीक है, आज के टाइम पे वो गुजरात पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो उसके अंदर इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें जिंदगी नामा, ठीक है, ये इनका बहुत अच्छा उपन्यास है जिंदगी नामा। और दिलोदानिस, ए लड़की, समय सरगम, ये सब उनके उपन्यास के नाम हैं। ठीक है, फिर डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये सब उनके कहानी संग्रह हैं। और हम हसमत, शब्दों के आलोक में, ये इनके शब्द चित्र और संस्मरण है। ठीक है, शब्द चित्र और संस्मरण के अंदर जो लेखक होता है वो किसी अपने जीवन के जो यादगार व्यक्ति होते हैं उनके बारे में विस्तृत रूप में लिखता है, मतलब शब्दों के माध्यम से उसका चित्र बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, चित्र नहीं बनाता है, बस आप जब पढ़ोगे उसके बारे में तो आपको उस व्यक्ति के अंदर के गुण, उसका रहन सहन, उसका जो भी वो कैसा दिखता था वो आपको पता चल जाएगा, वो शब्द चित्र रहता है। ठीक है, फिर इनको जो प्रमुख सम्मान है वो साहित्य अकादमी सम्मान भी मिल चुका है, हिंदी अकादमी सलाका सम्मान भी मिल गया है, साहित्य अकादमी की जो 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। और इनकी मृत्यु जो है वो 25 जनवरी सन 2019 में, मतलब अभी ही हाल में ही इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ उनके जो अलग अलग उपन्यास है उसको लेकर कुछ बातें लिखी हैं। जैसे एक चीज़ ये है कि इनका जो जिंदगी नामा उपन्यास है वो उन उपन्यासों में गिना जाता है जिसके अंदर जो भारत पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो उस टाइम पर जो इस देश के लोग उस देश में गए और यहाँ पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए, तो उस टाइम पे जो लड़ाई झगड़े हुए थे, दंगे हुए थे, तो उसका मतलब उसको अपने उपन्यास में उतारने का जो प्रयास अलग अलग लेखकों ने किया था, उनमें से कृष्णा सोबती जी ने भी अपना जिंदगी नामा उपन्यास जो लिखा था उसके अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से उस समय के पाकिस्तान और भारत की चीज़ों को और घटनाओं को दिखाने का प्रयास किया था। इसी के साथ साथ जो यशपाल जी का झूठा सच उपन्यास है, ठीक है, और और जो राही मासूम राजा करके जो लेखक हैं उनका आधा गांव करके एक उपन्यास है, भीष्म साहनी का जो तमस करके उपन्यास है। ठीक है, ये भारत पाकिस्तान के जो बंटवारे के टाइम के बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ उपन्यास माने जाते हैं। अगर आप इन उपन्यास को पढ़ोगे तो उस टाइम पर किस तरह की घटनाएं घटी थी, उस टाइम पर माहौल किस तरह का था, वो आपको मतलब देखने को मिल जाएगा इन उपन्यास के अंदर। तो एक इनका जो संस्मरण है हम हसमत शीर्षक से, उसके अंदर ही मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र आया हुआ है, वहीं से ये चैप्टर लिया गया है। जो हम हसमत नाम का जो संग्रह है, ठीक है, यहाँ से ही ये चैप्टर उठाया गया है, मियां नसरुद्दीन। तो इस चैप्टर के अंदर हम मियां नसरुद्दीन जो हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का जो शीर्षक है, नाम है, वो मियां नसरुद्दीन है। साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजार मसीहों के धूप धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते,
और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का, ठीक है। नान भाइयों के मसीहा, नान भाई, वो नान भाइयों जो है, नान भाई उसे कहा जाता है जो नान यानी जो रोटियां बनाते हैं, ठीक है, उसको नान वैसे बोला जाता है। और भाई जो बनाने वाले होते हैं, ठीक है। भारत के अंदर तो वैसे उतना नहीं देखने को मिलता है, परंतु आप जब पाकिस्तान या फिर और भी जो अदर कंट्रीज हैं, ठीक है, जहाँ पर जो मुसलमान धर्म के लोग रहते हैं, वो लोग ये जो रोटी है इसको बनाने का काम करते हैं। मतलब अलग से एक पूरा का पूरा पेशा है ये, ठीक है, रोजगार है ये, लोग ये काम करते हैं। लोगों के घर में रोटियां नहीं बनती हैं, लोग बाहर से ही खरीदते हैं उसको। तो उसको नान कहा जाता है नॉर्मली। तो ये जो काम जो लोग करते हैं उनको नान भाई बोला जाता है। तो यहाँ पर जो मियां नसरुद्दीन है वो उसके मसीहा माने जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति हैं इसके अंदर। तो आगे देखते हैं। वह यह है कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए, ठीक है। तो ये कहाँ पर गए हैं? गड़ैया मोहल्ले, ये याद रखना, गड़ैया मोहल्ले की तरफ। अब ये जो है लेखिका जो है कृष्णा सोबती, उनको जब याद आई है इनके बारे में, ठीक है, मियां नसरुद्दीन से वो जब मिली होंगी, उनसे जो बातचीत की होगी, उसी को उन्होंने यहाँ पर याद के तौर पर लिखा। तो जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें ये लग रहा होगा कि लेखिका खुद कह रही है उनके बारे में। तो एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे की ढेर संते देख ठिठके। सोचा सेवइयां की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नान भाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं, ठीक है। मतलब जब लेखिका गई है तो उन्हें लगा कि शायद कोई सेवइयां बनाने वाली कोई दुकान है, परंतु जब देखा तो पता चला कि ये जो दुकान है वो किस चीज़ की है? नान भाई की है। और इसके जो मालिक कौन है या फिर जो काम करने वाले कौन है? मियां नसरुद्दीन है। तो मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो मियाँ किस चीज़ के लिए मशहूर थे, जो नसरुद्दीन जी हैं वो किस चीज़ के लिए मशहूर थे? तो 56 किस्म की रोटियां बनाते थे, ठीक है। रोटियां हमने देखी होंगी, वो गोल रोटी होती है, उसके अलावा कैसी होती होगी, पर होते हैं एक्सपर्ट लोग, चीज़ों को अलग अलग तरीके से बनाना जानते हैं। तो 56 प्रकार की रोटियां ये बना लेते थे। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, ठीक है। मौसम की मार से पका हुआ चेहरा, ठीक है, मतलब देखा है ना आप लोगों ने मजदूर लोगों को, अगर आपने देखा होगा तो सच में गर्मी ठंडी और वर्षा का जो पूरा का पूरा असर जो होता है, प्रभाव जो होता है, वो ऐसे मजदूरों के चेहरे पे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एकदम पका हुआ चेहरा होगा, ठीक है, एकदम काले होंगे या फिर जो भी होगा, तरह तरह की चीज़ें उनके चेहरे पे देखने को मिलती हैं। और एक मासूमियत भी होती है उनके चेहरे पर। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए, ठीक है। मतलब जब जैसी लेखिका वहाँ पहुंची है तो वो पूछते हैं कि बोलिए क्या चाहिए तुमको? तो झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो? ठीक है। तो ये जो लेखिका हैं बोलती हैं कि भाई चाहिए तो कुछ नहीं, बस तुमसे कुछ सवाल पूछने थे, अगर टाइम हो तो जवाब दे सकते हो। तो मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, ठीक है, हाँ बोल दिया है, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, ठीक है। तो मियाँ नसरुद्दीन बोल रहे हैं कि हाँ भाई थोड़ा टाइम निकाल लेंगे तुम्हारे लिए, और क्या है। पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? तो यहाँ पर जो मियाँ नसरुद्दीन है वो बोलते हैं कि भाई समय तो हम निकाल लेंगे, पर आपको पूछना क्या है हमसे? फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? ठीक है, अखबार नवीस जो होता है ना उसको पत्रकार को कहा जाता है, ठीक है। एक चीज और है, ये जो चैप्टर है ये कृष्णा सोबती जी ने लिखा है, और कृष्णा सोबती जी की जो पृष्ठभूमि है वो जिस तरह से लिखती हैं, उसके अंदर एक चीज ये देखी जाती है वो कि वो संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करती हैं, और थोड़ा उसमें पंजाबी मिक्स रहता है, थोड़ा उर्दू मिक्स रहता है। तो जब हम, जैसे आप हिंदी के और चैप्टर्स पढ़ोगे और ये वाला चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर जो शब्द हैं, जो शब्द आते हैं वो थोड़े बहुत अलग देखने को मिलते हैं, थोड़े पंजाबी हैं, थोड़े उर्दू के शब्द हैं, उर्दू भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो सकती है इनकी भाषा को।
तो अखबारनवीस यानी होता है जो पत्रकार होता है उसको। तो जो मियाँ है ना नसरुद्दीन जी, है वो बोलते कि कहीं तुम पत्रकार तो नहीं हो, तो यह तो खोजियों की खुराफत है, हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों से को ही निठल्ला समझते हैं। ठीक है, तो मियाँ नसरुद्दीन जी कह रहे हैं कि ये जो दोनों के दोनों होते हैं, ठीक है, ये एकदम निठल्ले टाइप के व्यक्ति होते हैं, इनके पास कुछ कामकाज होता नहीं है। ठीक है, ये शायद ही मियाँ नसरुद्दीन जी हैं और ये शायद लेखिका हैं। और ये देखिए जो जो मतलब रोटियां बनाने के जो भट्टे होते हैं, ये वो है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। भारत में भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे थोड़े बहुत ज़्यादा मुसलमान आबादी रहती है, वहाँ पर इस तरह की भट्टियाँ भी देखने को मिलती हैं और प्रॉपर तरीके से लोग नान बनाते हैं। ठीक है, अलग तरीके से होती है, जो हम तंदूरी रोटी टाइप देखते हैं ना, वो नान ही होती है। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। ठीक है, तो बोलते कि भाई हम जैसे जो काम में लगे रहते हैं, हम जैसे से क्या काम पड़ गया इनको। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो वो बोलते कि पूछो जो पूछना है मुझसे। पूछना यह था कि किस्म की किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। ठीक है, इल्म यानी होता है ज्ञान, विद्या। ठीक है, इल्म यानी ज्ञान या विद्या। तो ये जो लेखिका हैं, इन्होंने पूछा है कि भाई ये जो तुम तरह तरह की रोटियां हैं, ये जो बनाना आपने कहाँ से सीखा है, इसकी विद्या आपने कहाँ से ली है। तो मियाँ नसरुद्दीन अब बोलते हैं, मियाँ मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। ठीक है, मतलब ये क्या पूछना चाह रहे हो। पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या, नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास। नगीना साज वो होता है जो जो नगीना होते हैं उसको जड़ने का काम करता है। ठीक है, और मीना साज वो होता है जो मीनाकरी करता है। ठीक है, आईना साज जो कांच वाच का काम करता है। तो मियाँ नसरुद्दीन बोल रहे हैं कि भाई रोटियां बनाने वाला रोटियां सीखने के लिए कहाँ जाएगा, कहाँ से सीखेगा। भाई नगीना साज से सीखेगा क्या, या फिर आईना साज से सीखेगा कि मीना साज से सीखेगा। भाई वहीं से सीखेगा ना जहाँ रोटियां बनाना सिखाया जाता है। कैसा सवाल है ये। ठीक है, या रफगूर, रंगरेज या तेली तबोली। रंगरेज यानी होता है जो कपड़े पर रंगने का काम करते हैं। तेली तबोली से सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। ठीक है, मतलब मियाँ नसरुद्दीन थोड़ा खींच रहे हैं सामने लेखिका की कि भाई आपने क्वेश्चन पूछा है कि ये आपने रोटियां कहाँ से बनाना सीखी, तो भाई वहीं से सीखेगा ना व्यक्ति जहाँ सिखाया जा रहा होगा, ऐसी वैसी जगह पर तो जाएगा नहीं। और ये इनका खानदानी पेशा था। ठीक है, मतलब इनके दादा के परदादा सब यही काम करते आ रहे हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह से सीखा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा। वालिद यानी होता है पिता। ठीक है, जो उनके परदादा होंगे उनसे, पिता को वालिद कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ जो मियाँ नसरुद्दीन है उन्होंने जवाब दे दिया है कि हाँ, मैंने ये जो विद्या सीखी है ये अपने पिताजी से सीखी है। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पैसा अख्तियार करेंगे। ठीक है, मतलब वो घर से बाहर नहीं गए हैं कि बाहर जाके सीख कर आए हैं, उन्होंने घर पे ही सीखा है। उनके जो फैमिली में ही इस चीज़ का बिजनेस चलता था, तो उसी से ये चीज़ सीखी थी। जो आप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर। ठीक है, वालिद मरहूम ये शायद उनके पिता का नाम है, मियाँ नसरुद्दीन के वालिद मरहूम। तो वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। ठीक है, तो वो मर गए तो उनके बाद मियाँ नसरुद्दीन बैठ गए। आपके वालिद। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी मुट्ठी में गुम हो गई। ठीक है, मतलब शायद अब यहाँ लेखिका पूछ रही है कि आपके पिताजी अब हैं या नहीं हैं, या फिर कैसे मर गए, कुछ इस तरह की चीज़ें पूछना चाह रही होंगी। तो जब पिता की बात आई तो थोड़ी उनकी आंखें भर आईं। ठीक है, थोड़ी किसी याददाश्त में वो खो गए। तो लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से। ठीक है, मतलब ये इस नाम से वो फेमस थे उनके पिताजी। अब वो अपने पिता के बारे में कुछ उनको याद आया, उसके बारे में बताएंगे। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ
कल्लन, ठीक है, यह उनका नाम है शायद, ठीक है, इस नाम से वो फेमस थे, मतलब उनके पिता के पिता। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो, ठीक है, मतलब उनके बारे में कुछ कोई चीज अगर तुम्हें पता हो तो वो बताइए, इस तरह से वो पूछ रही हैं लेखिका। नसीहत काहे को मियाँ, काम करने से आता है, नसीहत से नहीं नहीं, हाँ, बजा फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप अपने भट्ठी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे नसरुद्दीन जी पहले तो यही बोलते हैं कि काम करने से आता है, ठीक है, नसीहत से कोई भी नहीं सीखता है। आप जब खुद काम करते हो, नसीहत यानी होता है शिक्षा, तो आप जब काम खुद करते हो उसी से आपको कोई काम आता है। कोई आपको ऐसे ही ओरली खाली आपको समझा देगा कि भाई ऐसे ऐसे रोटियां बनानी है, तो ऐसे रोटियां नहीं आ जाती हैं, रोटियां तो बना के सीखनी पड़ती हैं, खुद काम करके सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, फिर भी लेखिका यहाँ पूछना चाह रही है कि कुछ तो बोला होगा, मतलब वो कुछ शब्द पूछ रही है कि कुछ तो बोला होगा कि इसे इस तरह से बनती है। तो नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी दो तीन कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, ठीक है, थोड़ा सुट्टा मार लिया है उन्होंने और फिर थोड़ा गला साफ करके बोलते हैं, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा मजाकी तरीके से शायद उन्हें जवाब ही चाहिए ना, तो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि जब बच्चा कोई किसी के यहाँ पढ़ने जाता है तो जो पढ़ाने वाला होता है वो उसको किस तरह से कुछ बोलता है, तो मतलब जो उस्ताद है, जो टीचर है, वो बोलता है कि के आलिफ, तो बच्चा कहता है आलिफ, के बे, तो बच्चा कहता है बे, के जीम, बच्चा कहता है जीम। ठीक है, मतलब टीचर जैसे बोलता है बच्चा भी वैसे ही बोलता है। तो इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। ठीक है, शागिर्द यानी होता है शिष्य, बच्चा, जो स्टूडेंट होता है ना उसको शागिर्द बोला जाता है। तो मतलब टीचर जिस तरह से भी बोलता है बच्चा उसी तरह से चुपचाप उस चीज को फॉलो करता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज दे डाली। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नसरुद्दीन है वो यही कहना चाह रहे हैं कि एक तो ये होता है कि तोते की तरह अगर कोई बोल रहा है का से कबूतर तो बच्चे भी का से कबूतर, बस, ठीक है, रट्टू तोता टाइप बन जाते हैं, एक ये तरीका होता है। फिर वो दूसरा तरीका मियां नसरुद्दीन का ये है कि हम करके सीखते हैं। ठीक है, तो वो कुछ यही दूसरी बात बोलने वाले होते हैं कि सामने से रास्ते से मीर साहब गुजर जाते हैं। ठीक है, मीर साहब कोई व्यक्ति होगा उनका पहचान का, वो गुजरता है तो वो रास्ते से ही उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं सॉरी, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? तो वो जो मियां नसरुद्दीन है वो पूछते हैं कि भाई मीर साहब तुम सुबह तो आए नहीं, क्या हो गया? तो मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे, अब दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। ठीक है, तो जो मीर साहब हैं वो बोलते हैं कि कुछ काम से मतलब जा रहे होते हैं, वो वापस आते टाइम पे बताएंगे कि क्यों नहीं आ पाए। फिर यहाँ पे शायद लेखिका बोलती है कि आप कुछ पढ़ाई की दूसरी बात बता रहे तो वो बताइए। तो इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं ही सिर हिलाया कि सुकरात हो, हाँ हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। ठीक है, मतलब थोड़ा मियाँ साहब जो हैं वो सुकरात की तरह सिर हिलाते हुए बोलते हैं कि हाँ हाँ कुछ बता तो रहा था, तो वो दूसरी पढ़ाई के बारे में बताने जा रहे हैं कि दूसरी पढ़ाई किस तरह की होती है। तो एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए, अगर बच्चा को भेजा मदरसे से तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा हुआ पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन तीन जमातों का क्या हुआ उन तीन क्लासों का। ठीक है, जमात यानी कक्षा, क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हमी पर
दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ। ठीक है, मतलब शायद वो यही कह रहे हैं कि बच्चा एक क्लास से दूसरी, दूसरी से तीसरी में जाता है, पर उससे होता क्या है, बच्चा क्या सीखता है। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बच्चे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिया। ठीक है, और उनके अब बुढ़ापा आ चुका होगा तो थोड़े बहुत दांत बचे होंगे तो उसके द्वारा वो हंसते हैं। ठीक है, मतलब मेरा साफ ना था। लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। ठीक है, शायद मतलब वो जो समझाना चाह रहे हैं वो सामने वाले को क्लियर नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा और कुछ मतलब ढंग से समझाएंगे। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मियाँ नसरुद्दीन है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर मतलब फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इतने क्लासों में ये सब चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, पर उससे उतना चीज़ें व्यक्ति नहीं सीख पाता है जो कि वो करके सीखता है। तो यहाँ एग्जाम्पल में मियाँ नसरुद्दीन ये बता रहे हैं कि उन्होंने बर्तन धोना अगर नहीं सीखा होता, भट्टी बनाना नहीं सीखा होता, आँच देना नहीं सीखा होता, तो क्या वो जो आज नान बाई का हुनर जो उनके पास है, अलग अलग रोटी बनाने का जो हुनर है, वो क्या वो सीख पाते, नहीं सीख पाते ना। मियाँ नसरुद्दीन और कुछ ऐसे ही देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़ी ही मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज होती है, तालीम भी बड़ी चीज होती है। ठीक है, मतलब तालीम जो हम सीखते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है तालीम भी बड़ी चीज होती है कि भाई किस तरह से चीजें सीखनी चाहिए। ओके, आप जो काम करने वाले हो उसकी भी शिक्षा ढंग से आपको दी जानी चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज होती है। हम नॉर्मल जो पढ़ाई करते हैं वो तो ठीक है, पर हमारी जिंदगी में जो काम हमें आने वाली है चीजें, उसकी भी शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर हिलाया है साहिब माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। ठीक है, अब थोड़ा जोश में आ गए हैं। अब क्या बोलते हैं, हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। ठीक है, कि भाई मैंने अगर खोमचा लगाना नहीं सीखा होता तो क्या वो इस तरह से यहाँ पर अपनी खुद की दुकान चला रहे होते, वहाँ रोटियां बना रहे होते, नहीं बना पाते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा, अपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया। क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। ठीक है, तो जो लेखिका है थोड़ा अपना क्वेश्चन बदल रही है और पूछ रही है कि यहाँ पर मतलब आपकी तरह और भी लोग जो नानबाई का काम करते हैं, ठीक है, क्या रोटी बनाने का काम करते हैं। तो मियाँ ने घूरा, बहुतेरे। ठीक है, बहुतेरे यानी होता है बहुत सारे। तो मियाँ जो है आंसर देते हैं कि अरे बहुत सारे हैं, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। ठीक है, मतलब वो बोलते हैं कि हैं बहुत सारे हैं पर खानदानी कोई नहीं है, कि भाई जिनके पप्पा के पप्पा भी बना रहे थे रोटियां, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये जो मियाँ नसरुद्दीन है उनके पापा के पापा ये सब जो बादशाह लोग थे, ठीक है, उस टाइम से बना रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ शायद एक छोटा सा उनको किस्सा याद आया होगा तो वो सुना रहे हैं। एक बार बादशाह सलामत ने कहा कि मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो तो हुक्म कीजिए जहाँपनाह। तो उनके जो उनके पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला कि हाँ बोलिए क्या बना के खिलाना है। तो बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। ठीक है, क्या उनसे बनी ऐसी चीज। तो अब बादशाह ने क्या बोला है उनके बुजुर्गों को बनाने के लिए कि ऐसी चीज बनाओ जो जो ना आग से पके ना पानी से बने। ठीक है, तो देखते बना पाते कि नहीं। क्यों ना बनती साहब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई खूब सराई। ठीक है, तो बना दी उन लोगों ने ऐसी चीज। वो चीज क्या है देखो, उसका नाम बताते हैं कि नहीं। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछा, वह पकवान था कोई खास ही चीज होगी। ठीक है, तो लेखिका पूछ रही है कि भाई वो पकवान जो होगा वो कोई खास ही चीज होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, तो जब पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे। ठीक है, मतलब मुझे भी हुआ कि भाई देखो शायद मियाँ नसरुद्दीन यहाँ पे बताना चाहेंगे नाम, पर वो बताते नहीं है। ठीक है, और लेखिका का भी यही मन था कि वो जो
रेसिपी है, वो जो पकवान है उसका नाम बताएंगे यहाँ पर वो बताने से ना पाड़ देते हैं, हम ना बता पाएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्ग के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। ठीक है, तो जो शुरुआत से जो रोटी बनाते आ रहे हैं वो लोग इतने हुनरबाज होते हैं कि वो जो कुआं होता है ना उसको भी भट्टी के रूप में यूज करके वहां भी रोटियां बना सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो उनके पूर्वज को देखकर ही ये कहावतें बोली गई होंगी। मजा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा और क्या झूठी है। आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? ठीक है, तो मियाँ नसरुद्दीन थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि भाई मैंने जो कहावत बोली है वो सही में सच ही है। ठीक है, और झूठ नहीं है, और झूठ से कोई रोटी नहीं बनती है। रोटी बनाने के लिए तो आंच चाहिए, आंच पे पकती है रोटी। से हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। ठीक है, तो लेखिका बोलती है कि सही बोल रहे हैं मियाँ जी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार पुकार लिया, मियाँ रहमत। ठीक है, अब नया कोई आया, मियाँ रहमत। इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने। ठीक है, लौंडिया यानी कोई लड़की। ठीक है, वो रुमाली लेने, रुमाली यानी रुमाली रोटी होती है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो मियाँ नसरुद्दीन मियाँ रहमत को बोलते हैं कि अरे वो लड़की है वो रुमाली रोटी लेने के लिए नहीं आई, शाम को मंगवा लीजिए। ठीक है, तो मियाँ रहमत बोल देते हैं कि हाँ शाम को आएगी। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। ठीक है, शायद ये लेखिका बोलने है कुछ और चीज़ एक और आपको बतानी पड़ेगी। तो मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे, पूछिए। ठीक है, मतलब एक और जला ली है अपनी। ठीक है, और फिर पीते हुए बोलते हैं कि पूछ लो और क्या है। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे। ठीक है, तो मियाँ नसरुद्दीन बोल रहे हो कि अरे बात ही तो पूछोगे, जान तो ले नहीं लोगे तुम, पूछो जो पूछना है। तो उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि पूछ लो, 70 के हो चुके हैं हम। ठीक है, तो देखो आप क्या सवाल पूछती है लेखिका। इस मजमून पर हमें हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। ठीक है, शाही बावर्ची खाने यानी होता है जो राजा लोग रहते थे उनके जो रसोई घर रहते थे। ठीक है, वहां पर काम किया ही होगा, ऐसा लेखिका पूछना चाह रही है कि आपके परदादा लोग इतना रोटियां बनाते थे तो किसी ना किसी ने तो राजा के रसोई घर में काम तो किया ही होगा। तो मियाँ ने बोला। ठीक है, मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी है ना, मतलब वो बोलते यार ये सब तो कुछ मैं बता ही चुका हूँ। हो तो चुकी है साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपको आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। ठीक है, तो लेखिका ये जानना चाहती हैं कि आपके जो दादा परदादा थे उन्होंने काम तो किया राजाओं के यहाँ, पर दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ पर काम किया है, ये उनका मतलब क्वेश्चन है। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं। ठीक है, तो ये मियाँ जी कह रहे हैं कि यार बाल की खाल क्या निकाल रहे हो, बोल दिया कि किसी न किसी बादशाह के यहाँ किया था, नाम जान के क्या करोगे, ऐसा उनका कहना है मियाँ नसरुद्दीन का। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफी, पर जरा नाम ले लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। ठीक है, तो लेखिका बोलनी है कि यार थोड़ा नाम बता देते, थोड़ा और पता लग जाता कि है ना आपके जो दादा परदादा थे वो इस टाइम के राजाओं के यहाँ काम करते थे। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसी किसे मिलाते जनाब, आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मियाँ नसरुद्दीन सुकरात की तरह अब अंदाज में आ गए हैं। ठीक है, सुट्टा मार के उनके अंदर थोड़ा सुकरात जाग जाता है, तो बोलते हैं कि भाई आप, मैं जब नाम बताऊंगा तो आप उसे वक्त से मिलाएंगे। ठीक है, वक्त से मिलाने वाले हैं।
वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक, ठीक है। ये भी कुछ बहुत बढ़िया लाइन बोली है कि वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक, कि समय से समय को किसी ने मिलाया है आज तक। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँपना बादशाह सलामत ही ना, ठीक है। तो यहाँ से नाम बताया है कि जहाँपना बादशाह सलामत। कौन सी बहादुर शाह जफर की, ठीक है, ये लेखिका बोलती हैं कि बहादुर शाह जफर के यहाँ के जो राजा थे उनके बारे में आप बोल रहे हैं। तो मियाँ खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात। तो मियाँ नसरुद्दीन है वो बोल रहे हैं कि यार अब इतना बता दिया, अब इसके बाद तुम और इधर उधर कर रहे हो, अलट पलट कर रहे हो। तो लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वाले के लिए सही नाम पता ही जरूरी है, ठीक है। तो मियाँ नसरुद्दीन बोल रहे हैं कि यार नाम इतना बता दिए यही काफी है, और सही परफेक्ट नाम जान के कौन सा तुमको कुछ बड़ा कुछ काम करना है, तुमको चिट्ठी विट्ठी तो लिखनी नहीं है, ठीक है। तो यही रखिए। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भुट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे, ठीक है। बब्बन मियाँ, अब यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन, उनके यहाँ पर जो कोई कारीगर होगा बब्बन मियाँ करके, उसको बोलते हैं कि भाई थोड़ा भुट्टी जो है उसको, भट्टी जो है उसको सुलगा दो, जिससे हम और भी काम कर सकें। मियाँ बब्बन मियाँ यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? तो लेखिका पूछने की, ये बब्बन मियाँ कौन है? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो, अपने कारीगर, और कौन होंगे, ठीक है। तो मियाँ नसरुद्दीन बोल रहे हैं कि ये हमारे कारीगर हैं। मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देख या मजनून न छेड़ने का फैसला किया, ठीक है। तो लेखिका बोल रही है, खुद से बोल रही हैं कि यार सोचा कि चलो इनके बेटे बेटियों के बारे में पूछते हैं, पर थोड़ा मियाँ नसरुद्दीन का हाव भाव शक्ल देख के लग रहा है कि ये व्यक्ति लगता है शादीशुदा नहीं है, ठीक है। तो लेखिका ने इस पे सवाल जवाब करने का जो फैसला था उसको छोड़ दिया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, ठीक है। तो शागिर्दी यानी होता है शिष्य, ठीक है, मतलब आप जो बोलते हो उसको फॉलो करते हैं, ऐसा लेखिका पूछती है मियाँ नसरुद्दीन से। खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ, 2 रुपए मन आटे की मजूरी, ठीक है। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आ सकता है, 2 रुपए मन आटे, ठीक है। अगर जो एक मन आटा अगर वो गूंथते हैं और उसकी रोटी बनाते हैं तो उनको 2 रुपए मिलता है। और 4 रुपए मन मैदे की मजूरी, ठीक है। अगर मैदे की रोटी जो होती है उसको अगर ये लोग करते हैं तो ये 4 रुपए देते हैं। कौन? मियाँ नसरुद्दीन देते हैं अपने कारीगरों को, ठीक है। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? तो ये लेखिका पूछ रही है कि जो आपकी जो भट्टी है उस पर किस तरह की रोटियां सबसे ज्यादा बनती हैं। तो मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी, ठीक है। मतलब जो मियाँ नसरुद्दीन है वो इस इंटरव्यू के अंदर इंटरेस्ट खोते जा रहे हैं, उनको अब मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो ज्यादा भाव नहीं देते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भाई कौन सी रोटियां पकती थी, तो वो ज़्यादा कुछ दिलचस्पी लेते नहीं है। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, ठीक है, फिर भी जवाब दे देते हैं कि भाई अब ये जो लेखिका आई हैं इनको जैसे तैसे कुछ बोल बाल के यहाँ से रवाना करो, वही अच्छा है। तो एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है निकाली तंदूर से निगली और हजम। ठीक है, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं यहाँ पर जो मियाँ नसरुद्दीन है वो कहना चाह रहे हैं कि अब वो जमाने गए कि लोग अ, जो कद्र करते थे, ठीक है, अ, जो पकाने खाने की कद्र किया करते थे, मतलब जो खाना बनाया करते थे उनकी भी एक अलग इज्जत होती थी,
ठीक है, उनकी भी एक रिस्पेक्ट रहती थी, ऐसा मियां नसरुद्दीन कह रहे हैं। ओके, और बोल ये भी रहे हैं कि आज के टाइम पे तो बस ये है कि निकाली तंदूर तंदूर से और निकली और हजम, ठीक है, खाया पिया बस निकल लिए। कोई ये नहीं पूछता कि किसने बनाया, उसकी तारीफ करना, ठीक है। और मतलब आज के टाइम पे लोग मुर्दे ही हो गए हैं, उनके अंदर कोई मतलब ये नहीं बची, इंसानियत नहीं बची है कि कुछ जो सामने वाला है इतना कर्म कर रहा है उसकी कुछ इज्जत की जाए। और ये हम आज के टाइम पे भी देखते ही हैं, होटल में जो व्यक्ति काम कर रहा है, हमारे लिए इतनी मेहनत से उसने गर्मी में खाना बनाया है, हालांकि हम उसको पैसा देते हैं, अच्छी बात है, पर जितना हम पैसा दे रहे हैं उतनी उससे ज़्यादा वो डबल व्यक्ति मेहनत करता है, ठीक है। तो ऐसे लोग इज्जत के पात्र भी होते हैं, पर आज के टाइम पे ये सब कोई नहीं देखता है, ठीक है। आज तो अब ऑनलाइन खाना आ जाता है, तो अब तो और भी हमें नहीं दिखता है कि जो जिसने बनाया है इसका बनाने वाला कौन है, उतना हमें ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ मियां नसरुद्दीन जो यहाँ पर बात कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। कृष्णा सोबती जी ने यहाँ पर मियां नसरुद्दीन का बहुत ही सुंदर शब्द चित्र हमारे सामने रखा है, और मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, ठीक है। ये शब्द चित्र पर आधारित चैप्टर था। इसके अंदर मियां नसरुद्दीन किस तरह के व्यक्ति हैं, ठीक है, वो किस तरह दिखते हैं, उनका है ना पढ़ाई को लेके क्या नज़रिया है, ठीक है, हमें किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब हमें किस तरह से सीखना चाहिए कोई चीज़, उसको लेकर है, ठीक है, वो चीज़ देखने को मिलती है। और भी जीवन को लेकर इनकी क्या दृष्टि है वो हमें यहाँ पर पता चलता है। तो आप ये जो अभ्यास के क्वेश्चन है, अब अगर इनको करेंगे, मैंने जो चैप्टर समझाया तो उससे आप ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। बाकी इसके जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आप खुद भी अगर कहीं से आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिले तो वहाँ से करिएगा, और बाकी मैं भी अपने तरीके से क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और मैंने ये चैप्टर जो पढ़ाया है इसमें मैंने बीच बीच में कुछ जगहों पर हाईलाइट किया था, वो फैक्चुअल क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं, आप उनकी नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर चैप्टर समझ आया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आगे इसी किताब से जुड़े हुए आगे के जो वीडियोस हैं वो भी लाता रहूँगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।